ओके, चैप्टर नंबर 1, प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ में हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं प्लैनेट के बारे में। इसमें से कुछ स्टार्टिंग पोर्शन जस्ट मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, उसमें से यूजली पेपर में कुछ नहीं आता, दैट इज कंसिडर्ड टू इजी। लेकिन जहाँ से कोई चीज़ पेपर में आ सकती है वहां से मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। प्लैनेट अर्थ की वो ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गो विद इट्स नेचुरल साइकिल्स एंड रिसोर्सेज। इसमें वाटर साइकिल आता है। वाटर साइकिल में कुछ टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पता होनी चाहिए। Evaporation is a conversion of liquid water into vapors below the boiling point, ठीक है। And evaporation actually occurs at all temperatures, तो ये होती रहती है, ठीक है। evaporation की वजह से हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन होती है, precipitation, रेन, स्नो वगैरह कुछ भी होता है वो सरफेस से रन ऑफ करता है फ्रॉम हायर ग्राउंड टू लोअर ग्राउंड, लेक्स, रिजर्वॉयर, स्ट्रीम्स, रिवर्स तक आता है। इस दौरान प्लांट्स भी ट्रांसपायर कर रहे होते हैं, ये भी कुछ वाटर जो होता है वो evaporate कर रहे होते हैं टू द एयर, विच ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ precipitation। इसी तरह ग्राउंड के थ्रू भी पर्कुलेशन होती है। पर्कुलेशन इज मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू द स्मॉल पोर्शंस और ब्रेक्स इन ग्राउंड, जिसकी वजह से वो आगे मूव करता है। अगेन वो रूट्स तक आएगा, प्लांट्स उसे पिकअप कर लेंगे, पिकअप करने के बाद ट्रांसपायर करेंगे, फिर वो दोबारा एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो यूं हमारे पास एक वाटर का साइकिल चलता रहता है, ठीक है। वाटर साइकिल चूंकि बहुत ही ईजी होता है इसलिए इससे यूजली कोई क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट थिंग, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं। नंबर वन, आपको ये पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट्स बेटर इफ यू कैन क्रैम द वैल्यू, ठीक है। हमें पता होता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप करते हैं एज द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इज पुट टू गुड यूज, ठीक है। दो की कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी फॉर्म्स में एटमॉस्फेयर में रिसाइकिल कर रही होती है, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि रेस्पिरेशन, बर्निंग और डिके से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से, नो मैटर दैट इज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ रही है, ठीक है। हमारे पास जितनी हीटिंग इंडस्ट्री है जो लाइमस्टोन और चॉक को हीट कर रही है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है एनवायरनमेंट में। इसके अलावा रेस्पिरेशन, डिके जो उसने यहाँ पर दिया था वो उसने इस साइड पर दिया, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं, बट दोस प्लांट्स आर देन ईदर ईटन बाय एनिमल्स और अस, ठीक है, और बीइंग यूज्ड फॉर डिके एंड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कोल। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जमीन के नीचे दब गए, वो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से कोल में कन्वर्ट हो गए, वही कोल आज बर्न हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व भी करती है। वाटर में डिसॉल्व करने से वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है जो कि कार्बोनेट आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। कार्बोनेट आयंस फिर यूज हो जाते हैं एज अ कॉन्सेंट्रेशन इन शेल्स एंड एग्स, ठीक है। ये चौक और लाइमस्टोन भी बनाते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन का हिस्सा भी बनते हैं बहुत सारे मरीन क्रीचर्स का, जो बाद में सेडिमेंटेशन, डिके या प्रेशर या रेस्पिरेशन किसी भी सूरत में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इस सारे कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल में हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह से हम प्लांट्स यूज कर रहे होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट एरोबिक रेस्पिरेशन में कर रहे होते हैं। हमसे मुराद ऑल एनिमल्स आर लाइक दैट, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड द रॉ मटेरियल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। The carbon dioxide is given back to the environment. So this carbon dioxide cycle is actually going on loops all over this planet, ठीक है। और जब तक ये बैलेंस था तब तक सब कुछ ठीक था। इस बैलेंस को हमने डिस्टर्ब किया है एक्स्ट्रा कन्वर्जन कंबशन की वजह से। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी आर बर्निंग कार्बन इन वेरी ह्यूज अमाउंट्स, जिसकी वजह से हमने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है उसे इम्बैलेंस कर दिया है, जिसकी वजह से हम सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कौन से प्रॉब्लम्स? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, वी कॉल दैट ग्लोबल वार्मिंग, और फिर उसकी वजह से और काफी सारे इश्यूज। वेल, वी आर गोना डिस्कस दोज इश्यूज इन अपकमिंग पोर्शंस ऑफ दिस सेम चैप्टर। अभी के लिए द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर, 78% इज बिग अमाउंट, लेकिन ये अनरिएक्टिव होती है, तो हमारे पास डिफिकल्ट होता है कि किसी चीज से या रिएक्ट कर जाए या प्लांट्स इसे डायरेक्टली यूज कर लें फ्रॉम सॉइल, ठीक है। प्लांट्स जनरली अपनी नाइट्रोजन लेते हैं फ्रॉम नाइट्रेट्स या फ्रॉम अमोनियम आइंस जो कि सॉइल में होते हैं।
या एनिमल से, ठीक है, तो उससे ये साइकिल पूरा चलता है। नाइट्रोजन के साइकिल के लिए कुछ वर्ड्स अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। लेट्स डिस्कस। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू यूजफुल नाइट्रेट्स, ठीक है, वो सॉइल में और रूट लेग्यूम्स में प्लांट्स के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी अमाउंट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इससे कहीं बड़ी अमाउंट को हम हेबर प्रोसेस के जरिए अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स which are cumulatively known as fertilizers, हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स हम सॉइल में एज न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ऐड करते हैं, जिन्हें बाद में बैक्टीरिया भी यूज करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। कोई नेचुरल प्रोसेस अगर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू डिफरेंट अदर कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स या फिर अमोनियम आयंस, ठीक है, वो लाइटनिंग और रेन है। मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम लाइटनिंग और रेन इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, लेकिन फिर लेटर ऑन उनकी फर्दर कन्वर्जन भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करेगी, देन वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली वो नाइट्रिक एसिड तक जाता है, ठीक है, अगेन जो कि डिकम्पोज होकर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जितनी भी नाइट्रोजन है ये यूज हो जाती है बाय प्लांट्स, प्लांट्स पे फीडिंग के लिए एनिमल्स की यूज होते हैं, प्लांट्स नाइट्रेट्स को खुद भी ग्रोथ के लिए देते हैं, प्लांट्स की अपनी डेथ हो या एनिमल्स की डेथ हो या एनिमल्स एक्सक्रीशन करें तो उससे नाइट्रेट सॉइल में मिल जाते हैं, वही नाइट्रेट्स दोबारा बैक्टीरिया रिटर्न करते हैं एज नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर। Now, you would find this a little contradicting कि आपके पास वही बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और वही बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रेट्स को दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। So, do we have two different kinds of bacteria working? Otherwise, कि एक जो है जो कर रहा है दूसरा उससे ऑपोजिट कर रहा है। तो यस इट इज ट्रू, हमारे पास नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो है वो दोनों तरह के एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास वो बैक्टीरिया भी हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कि प्लांट्स उन्हें यूज कर सकें। Nitrogen fixation or nitrogen fix is a word which is used to convert the useless nitrogen in the air in gaseous form to the forms where plant can actually use them as nutrients. Nitrates वगैरह या ammonium ions हो गए, ठीक है, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक एग्जैक्ट ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करता है, उसके लिए भी बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को डिफिक्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन दोबारा अपनी ओरिजिनल गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही होती है। इन सारे प्रोसेसेस को अगर हम मिलाकर देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल बनता है। ऑलराइट, आर वी क्लियर? Yes, sir. गुड। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के साथ ऑक्सीजन के साइकिल को मिलाना बहुत आसान काम है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कंबस्टन में कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट्स तक जाती है तो वही कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन में। सो एक्चुअली वी एंड प्लांट्स आर डूइंग द ऑपोजिट थिंग्स फॉर वन अनदर। प्लांट्स हमारे वेस्ट को अपने रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं और हमारे लिए फूड और ऑक्सीजन बना रहे हैं। हम उसी फूड और ऑक्सीजन से प्लांट्स का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम और प्लांट्स एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस कर रहे होते हैं और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन इनहेल करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करनी है, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करनी है, ऑक्सीजन एक्सेल करनी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये साइकिल चलता रहता है। Which brings us to our next point, cycles यहाँ पर पूरे होते हैं। Let's talk about the Earth's resources. Are we clear with cycles? Yes, sir. Alright, moving on to the Earth's resources. Resources वो materials होते हैं जो Earth से या हमें हमारे environment से मिलते हैं। ये वो resources हैं जो हमें जिंदा रखे हुए भी हैं, ये वो resources हैं जिनसे हम पर हमारी life भी base करती है, और most important ये वो resources हैं जिन्हें हम हमारे जिनसे हमें daily life energy मिलती है। Now, we divide those resources into three types: non-renewable, renewable, and potentially renewable. Let's bifurcate all of these. सबसे पहले आते हैं non-renewable. As the word suggests, ठीक है, ये renew नहीं हो सकता है, ठीक, which means कि ये exist करते हैं अर्थ में एक बिल्कुल fixed quantity में। For example, जो metals अर्थ crust में हैं या non-metals हैं, जो minerals की या fossil की form में हैं, ये millions of years में accumulate हुए हैं। हम इन्हें बहुत ज्यादा फास्ट यूज कर रहे हैं जिनसे ये बने थे, क्योंकि फ्यू मिलियन ईयर से हमारे पास कोल, फॉसिल फ्यूल, ये सब कुछ बना था, और हम इन्हें लेस देन 100 और 150 ईयर्स
में दुनिया के अंदर जितना भी कोल और फॉसिल फ्यूल है वो सारा यूज कर जाएंगे, which seems to be too fast of a speed. ठीक है, बहरहाल नॉन रिन्यूएबल है तो ये जब दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो हमें कोई और एनर्जी रिसोर्सेज देखते हैं. नाउ वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन देम that we are now looking for other resources, which brings us to renewable resources. Renewable resources essentially वो हैं जो कभी रन आउट नहीं करेंगे, वो inexhaustible होते हैं, वो एग्जॉस्ट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल wind, क्योंकि ये पूरे प्लानट पे सर्कुलेट करती रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी वजह से टाइड्स पूरे प्लानट पे हैं. सोलर एनर्जी डायरेक्टली एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, सूरज डेली निकलता है, चमकता है, वो हमें कोई बिल चार्ज नहीं करता, गुड पार्ट. ठीक है, सो वो एक ऐसी है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. बट देयर आर सम व्हिच आर कंसिडर्ड एट पोटेंशियली रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मींस if we want to renew those resources we can, and if we want to act stupid we're going to run them out. ठीक है, इसलिए हम उन्हें पोटेंशियली नहीं रिन्यूएबल कहते हैं. ये रिन्यूएबल होती हैं लेकिन ये रन आउट हो जाएंगी अगर हम इन्हें क्विकली यूज करेंगे, then the speed we can renew them at. For example, fresh water. अब फ्रेश वाटर का प्रॉपर साइकिल से गुजरना होता है कि वो फ्रेश वाटर से वेस्ट वाटर और वेस्ट वाटर से दोबारा फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो सके. फ्रेश एयर, फर्टाइल सॉइल, प्लांट या एनिमल बायोमास. ठीक है, ये वो चीजें हैं जिन्हें रिन्यू होने में वक्त लगता है. मसलन सॉइल अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे से फर्टाइल बनाई हुई थी, हमने इतनी फार्मिंग की कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए. अब हमें मजबूरन सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, वी कॉल दोज न्यूट्रिएंट्स एज फर्टिलाइजर्स, जो कि हम बनाते हैं और सॉइल के अंदर डाल रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से हमने एयर को भी पोल्यूट कर दिया, फ्रेश ना रहने दिया. हमने प्लांट या एनिमल के जो बायोमास सोर्सेज हैं अगर उन्हें भी हम बहुत स्पीड से यूज करेंगे तो पोटेंशियली वो भी रिन्यूएबल नहीं रहेंगे. इसलिए आप देखते होंगे कि अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम अपना कोई ऐसा नुकसान ना कर बैठे जिसमें प्लैनेट कोई ऐसी चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए जिसमें हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. ठीक, सो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है. ठीक, उसी की वजह से ये सारी डिस्कशन चल रही है. फॉसिल फ्यूल्स जितने ज्यादा हम इन पे डिपेंडेंट हैं उतनी ही बड़ा वो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि एक दिन तो वो रन आउट हो जाएंगे, और जब तक वो रन आउट नहीं होते वो पोल्यूशन कॉजिंग है. ठीक है, अगर वो पोल्यूशन कॉजिंग है तो हमें उन पोल्यूशन और पोल्यूशन टाइप्स को स्टडी करना है. अगर स्टडी करना है तो इससे पहले कि हम उन पोल्यूशन टाइप्स को डिवाइड करें, क्योंकि आपने एक छोटी क्लासेस में भी पोल्यूशन टाइप्स तो पढ़ी होती हैं, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वही टाइप्स हैं. सो इफ वी कैन स्टडी दोज, हमें इससे पहले एयर को स्टडी करना होगा ताकि हम पोल्यूटेड एयर को उससे बाइफिकेट कर सकें. वाटर को स्टडी करना होगा ताकि पोल्यूटेड वाटर को हम बाइफिकेट कर सकें. लैंड या अर्थ क्रस्ट को स्टडी करना होगा ताकि पोल्यूटेड लैंड को हम उससे बाइफिकेट कर सकें. दो के बाइफिकेट करना बहुत आसान है. ठीक है, आपके सामने क्लीन लैंड और लैंड फिल्ड विद रबिश हीप्स, बड़े आराम से छोटे से बच्चे को भी पता चल जाता है कि कौन सी साफ है और कौन सी गंदी है. ठीक है, एटमोस्फेयर का भी छोटे से बच्चे को पता चल जाता है कि जिस एटमोस्फेयर में उसे खांसी आएगी, जिसमें वो सांस नहीं ले सकता आसानी से, वो बुरा एटमोस्फेयर है, कौन सा साफ है, इस तरह से तो वो तो पता चल जाता है. लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग वी नीड टू बाइफिकेट देम in जो ना scientific definitions and actually come up with proper solutions against those. ठीक है, so let's start with atmosphere. हम पहले एटमोस्फियर स्टडी करेंगे, फिर जब एटमोस्फियर स्टडी कर लेंगे तो फिर एयर पोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे एज अ पार्ट ऑफ आवर करंट टॉपिक जिसे हमने लेकर चलना है. So starting with atmosphere, first of all we need to understand कि atmosphere की composition क्या है. तो एटमोस्फेयर की कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल होती है. नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 20%, argon, the only noble gas which is in the most abundant amount, is 0.9%, and all other gases which include carbon dioxide, water vapors, neon, and noble gases are 1%, or the rest of it. ठीक है, 0.1% actually. ठीक है, तो याद रखिए this is the composition of dry air, dry and unpolluted air. If the air is not dry, or if the air is unpolluted, of course these values are going to get disturbed. Okay. Okay, Now sir. let's talk about the uses of different gases in the air. Carbon dioxide is 0.4%. Okay. Carbon dioxide, which is used by human, is not usually obtained from the air. हम इसे different purposes से, ये mostly combustion से obtain कर रहे होते हैं. Leaving carbon dioxide aside, हमारे पास नाइट्रोजन है,
Nitrogen manufacturing of ammonia fertilizers में use हो रही है Haber process में. Now since you have done chapter number 9, or even if you haven't done some parts of it, Haber process के नाम से आप फिर भी familiar होंगे from chapter 7. नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में क्रायोजेनिक्स में यूज करते हैं, इसे हम स्टोर करते हैं एम्ब्रियोज और डिफरेंट लिविंग टिश्यूज जिन्हें हमें लोअर टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, सो दैट बैक्टीरिया कैन नॉट एक्ट अपॉन देम एंड और डिकम्पोज देम. ठीक है. नाइट्रोजन हम यूज करते हैं अनरिएक्टिव गैस के तौर पे, ताकि हम एयर को या बेसिकली ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर, he actually means air means oxygen because oxygen is the reactive gas in air and nitrogen is the unreactive part of air. उससे दूर रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बैग ऑफ क्रिस्प चिप्स जो होते हैं वो फिल करते हैं, लेस मोस्ट कॉमन चिप्स इन द वर्ल्ड. आपने यकीनन वो मीम्स देखे होंगे जिसमें लेस का पैकेट खोलते हैं तो इतनी हवा निकलती है कि बंदे के अपने बाल उड़ जाते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन अंदर चिप्स से भरा होता है. भरा नहीं होता बल्कि साइड पे बस थोड़े से चिप्स लगे होते हैं. Those memes are somewhat true, but let me tell you, the bags that are filled of, they're not actually filled of air, they're filled of only nitrogen gas. That's why the shelf life of Lay's or chips or crisps like those are usually around a few months. वो जब आता है वो एक शॉप में या किसी स्टोर में पड़ा रहे 2 3 4 महीने, और उसके बाद भी आपके पास पहुंचे, तो उसके फ्लेवर में आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा. Why? The bacteria and other germs can act if oxygen is present as a part of the air, and if it's simply filled with nitrogen, वो crisps जो हैं वो खराब नहीं होते हैं, रेंसिड नहीं होते हैं, उनका टेस्ट या फ्लेवर डिस्टर्ब नहीं होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट आने से होता है. नाइट्रोजन डजंट डू एनी इफेक्ट. ठीक. So apart from the funny memes, you would Yes, sir. understand what are the uses of nitrogen, cryogenics, or इस तरह के unreactive uses for the chain. Coming to the second most abundant gas on the planet, oxygen. Oxygen का single biggest use जो है वो हमारी breathing नहीं है actually, वो cast iron या steel की production है. उसका सेकेंड एक और बड़ा यूज ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस हैं, जो हमने चैप्टर 10 में एसिटाइलिन स्टडी की थी एज अल्काइन, द फॉर्मूला फॉर विच इज C2H2. इसे हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बर्न करते हैं. इट इज वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स. इसकी बहुत माइनर सी डिटेल चैप्टर 10 में, हार्डली 4 to 5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं है. तो वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम हम टॉर्चेस में यूज करते हैं. जब इसे बर्न किया जाता है तो दो इट ओनली प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट इट कैन गेट द टेम्परेचर टू about 2000 to 3000 degrees centigrade, which is good enough to melt iron और मेल्ट अदर मेटल्स. तो उन मेटल्स को कट करना या वेल्ड करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता. व्हाट इज वेल्डिंग? हम मेटल को हाई टेम्परेचर पे कट करते हैं और दो पीसेस कनेक्ट करते हैं, फिर उसे अचानक से रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं. अब वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से जब अचानक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, ऑफ कोर्स वो स्पीड से सॉलिडिफाई होगा, एंड वी कॉल दैट वेल्डिंग. वो फिर मेटल पीसेस दोबारा अलग करने के लिए हमें फिर इतना ही हाई टेम्परेचर चाहिए होगा. ठीक है. हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ब्रीदिंग ऑफ सिक पीपल के लिए यूज होती है. दैट्स आल्सो अ मेजर यूज, बट स्टिल नॉट एज मेजर एज द प्रोडक्शन इन आयरन. हम आयरन की प्रोडक्शन के दौरान कास्ट आयरन, स्टील वगैरह इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए इसकी निस्बत कहीं ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक. So that clarifies the uses of most abundant gases in the air, but it doesn't stop over here since हमें noble gases की भी uses करने हैं. Noble gases में से सबसे ज़्यादा abundant argon है. We've studied it 0.9% in air. ठीक है. Argon use होती है light bulbs को fill करने के लिए. इस तरह tungsten flame जो होता है वो burn away नहीं करता, क्योंकि tungsten flame को अगर थोड़ी सी भी oxygen मिले तो ये उसके साथ burn away करके, ठीक है, टंगस्टन का ये जो ना वो सिंबल होता है, तो वो बड़े आराम से उसके ऑक्साइड्स बना लेगा और वो मेटल की स्ट्रिप खराब हो जाएगी, वो मेटल का फिलामेंट खराब हो जाएगा. ठीक है. अगर आर्गन हो तो आर्गन हाई टेम्परेचर्स पे भी टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करती. नोबल गैसेस में हम नियॉन को एडवर्टाइजिंग साइंस में यूज करते हैं, या डिफरेंट नोबल गैसेस डिफरेंट कलर्स देती हैं. क्रिप्टॉन की ब्राइट व्हाइट कलर होता है, नियॉन का रेड कलर होता है, आर्गन स्लाइटली येलो, हीलियम सॉरी स्लाइटली येलो शेड देता है. तो इनसे गैसेस से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें डिफरेंट एडवर्टाइजिंग साइंस, ट्रैफिक लाइट्स और ऐसी जगहों पर यूज करते हैं. ठीक है. Before any of these gases can be used separately, हमें इन्हें एयर से लदा करना होता है. उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, क्योंकि गैसेस के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. Now you would think कि गैस तो ऑलरेडी बॉइल्ड फॉर्म में है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट का हमने क्या करना है. ठीक है.
तो उसको यहाँ पे हम बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास ये पोर्शन है, मैं थोड़ा सा वो जो पिक्चर है पीछे उसे मैंने खुद स्किप किया है, मैं इसे आगे डिस्कस करता हूँ बट अ लिटिल वो आफ्टरवर्ड्स। तब मैं तब तक चाहता हूँ कि मैं एक ही फ्लो में वो रिलेटेड टॉपिक्स कर दूं और फिर उसकी तरफ वापस जाऊं. So I'm going to go back to that picture and explain it, but first let's discuss and find out fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए एक्चुअली एयर तो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में, उसे हम क्या डिस्टिल करेंगे? तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम एयर को इतना कूल डाउन कर लें कि एयर लिक्विफाई होकर लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाए. तो रिमेंबर कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर की नहीं एक्चुअली बल्कि लिक्विड एयर की होती है. फिर इस लिक्विड एयर को हम दोबारा वार्म अप करने देते हैं. डिफरेंट गैसेस बॉयल ऑफ हो जाती हैं, लिक्विड से फॉरन गैसियस फेज पे कन्वर्ट हो जाती हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे. तो एयर को हम कूल एंड कंप्रेस करते हैं, फिर लिक्विड एयर को वार्म अप करते हैं. सबसे पहले बॉयल होती है नाइट्रोजन बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट -196 है. उसके बाद ऑर्गन आएगी -186 पे, उसके बाद ऑक्सीजन आएगी -183 पे. ना यूड नोटिस चूंकि इनके नंबर्स माइनस में लिखे हुए हैं, तो माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली में सबसे छोटा या लोअर फिगर हो जाता है. ठीक है, तो वो जो लोअर फिगर है वो सबसे पहले सेपरेट होगा, फिर उससे वाला, फिर उससे वाला. वाई? बिकॉज हम इसका टेम्परेचर -200 या -210 तक लेकर जाते हैं. तो -210 से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे टूवर्ड्स -200. फिर -200 से पहले -196 आएगा, फिर -186 आएगा, फिर -183 आएगा, और यूं इन 3 स्टेप्स पे. इस स्टेप पे N2 सेपरेट हो जाती है, स्टेप पे AR सेपरेट कर देते हैं, इस स्टेप पे O2 सेपरेट कर लेते हैं, और हमारे पास यूं गैसेस सेपरेट होती चली जाती हैं. ठीक, इनमें डिफरेंट गैसेस के यस डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और वो इस टेबल में दिए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बॉयल नहीं होती, वो सबलाइम होती है, तो उसने वो मेंशन कर दिया है. अब आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास इसकी प्रोपोर्शन, इसकी, इसकी और इसकी दी हुई है. ये चारों आपने विद नेम्स याद करने होते हैं. इट्स बेटर इफ यू क्रैम देम. डू यू नीड टू क्रैम दीज? नो, नॉट एट ऑल. नो नीड टू गो विद द टेम्परेचर्स. ठीक है, तो ओके बस नाइट्रोजन और ये ऑर्गन और ये ऑक्सीजन और ये, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये. That's about it. But do remember that carbon dioxide sublimes and not boils or melts like other gases. ठीक, ओके तो वही चीजें जी याद करने जिनकी जरूरत है. लाइट बल्ब के लिए उसने ऑर्गन की एग्जांपल दी थी, उसने वो डिस्कस कर दिया. दिस इज द फिलामेंट, इट्स ओनली फिल्ड अप विद ऑर्गन. अगर हम इसे और गैसेस से फिल करें तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी उन गैसेस से रिएक्ट कर जाए. ऑर्गन की अच्छी बात ये, इट्स अ नोबल गैस एंड नोबल गैसेस हैव देयर आउटर शेल्स फिल्ड, तो उन्हें रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ठीक है, मैं ये कहता हूँ वो पीरियोडिक टेबल में वो प्राउड एलिमेंट्स है जो कहते हैं हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम तो ऑलरेडी रिच है, सो वी डोंट नीड टू रिएक्ट, वी डोंट नीड टू बॉन्ड, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. So they don't give any attention to the rest of the periodic table elements who keep reacting with one another to get stable. They all the time say that we are stable, we are stable. ठीक है, so हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा उसने अर्थ के बारे में डिस्कस किया हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ अर्थ एटमोस्फियर कैसा हुआ. हमारे पास अर्ली वॉल्केनिक एटमोस्फियर होता था, मीथेन एग्जिस्ट करती थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, स्टीम था. फिर लेटर ऑन मीथेन ने अर्ली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म की. कार्बन डाइऑक्साइड ओशंस में डिजोल्व हुई, सी क्रिएचर के शेल्स बनाए, कैल्शियम कार्बोनेट और सेडिमेंट्री रॉक्स बनाए. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस में यूज की, और प्लांट्स से फिर हमारे पास कुछ कार्बन ट्रैप हुई फॉसल फ्यूल्स में, और फॉसल फ्यूल्स बनने शुरू हो गए. हमारे पास अमोनिया ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, कुछ डीनाइट्रीफाइंग. ये जो डीफिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया थे उन्हें हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं. ये डीफिक्स करते हैं. ठीक है, डीफिक्स मींस ये दोबारा नाइट्रोजन को कोशिश करते हैं कि ऐसी जो ना फॉर्म में चेंज करें जो सॉइल यूज नहीं कर सकती. उसके अलावा वाटर वेपर्स थे, वो कंडेंस हो गए और के ढेर सारे ओशंस बन गए, और यूं हमारे पास अर्थ के एनवायरनमेंट में ये चीजें जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीजें आ गई. ठीक, जी so सर it's just a generic idea. इस डायग्राम से यूजुअली कोई क्वेश्चन नहीं आता, so no worries. ठीक है, ओके अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से क्वेश्चन आते हैं. आपसे कॉमनली पूछा जा सकता है कि हमारे पास नाइट्रोजन की रिसोर्स क्या है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखने का एक नंबर होता है, लिक्विड एयर लिखने का सेकंड मार्क होता है. सो डोंट फॉरगेट दिस फ्रेज, as this phrase is going to be your answer for source of nitrogen or of argon or of oxygen for you. याद रखिए सर
कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स नहीं होगा जी। Is it necessary to learn the boiling points of nitrogen, argon, and नहीं नहीं, मैंने अभी भी इतना बड़ा oxygen? सारा कट लगाया था। Okay, इवन वो पोर्शन okay, देखें जिसको यहाँ मना किया है उसको यहाँ पर भी मैंने मना कर दिया। okay. ठीक है, तो डू नॉट नीड टू लर्न द बॉइलिंग पॉइंट्स, ये कहीं पर भी नहीं करने। सही। और आगे हमारे पास चैप्टर 2 में बॉइलिंग पॉइंट डिस्कशन आएगी, मैं बताऊंगा कि जोन से बॉइलिंग पॉइंट्स आपको मेमोराइज होने चाहिए एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और एज अ रिक्वायरमेंट बाय कैम्ब्रिज। ठीक है, Okay, sir. गुड गुड। सो फार मैंने उस टेबल में भी कट कर दिया है, सो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि इस डायग्राम में भी वो कट ऑफ हो जाता है। आप ये जरूर याद कर लें कि पहले नाइट्रोजन सेपरेट होती है, फिर ऑर्गन, फिर ऑक्सीजन, और ये याद कर लें बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे होती है, लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो लेना होती है। नो, यू डू नॉट नीड टू डू दैट। और अगर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं भी याद होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन देना है, दे शुड गिव बी गिविंग यू वैल्यूज, एंड फ्रॉम दोज वैल्यूज यू कैन सेपरेट। मैंने तो आपको पूरी तरतीब बताई है कि कैसे पहले -210 या 200 के बाद कौन सी वैल्यूज आएंगी। So if they ask you some random values for some unknown gases, you would know how to answer the question. So you should know the method and technique and not just spam out the values. वो करने की जरूरत नहीं होती। Cambridge questioning techniques different है rather than from just spamming. ठीक, and that's the best part about Cambridge actually. वरना रट्टा तो बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बड़ा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान being on the top of those countries, one of the countries on top, पाकिस्तान भी आता है, इतना कमाल का रट्टा लगाते हैं बगैर एक लफ्ज समझे, and they can then reproduce it in papers in a pretty good way, neat and clean. Yes. Okay, anyway, I'm not proud of it, but होता है तो क्या किया जा सकता है। So गेटिंग बैक टू इट, ठीक है, ये वैल्यूज इस तरह से जरूर पता होनी चाहिए। क्या कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लिक्विड एयर का पता हो, गैसेस उससे सेपरेट हो जाती हैं जब उन्हें वार्म अप करने दिया जाता है। फिर जिन वैल्यूज को मैंने याद करने के लिए कहा है, मैंने उन्हें प्रॉपरली सर्कल किया था, ये अलोंग विद नेम्स याद होने चाहिए कि नाइट्रोजन 78 है, ऑर्गन 0.9 है, ऑक्सीजन 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 है। ये जरूर याद होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे, ये आता भी है। और समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर इस पर वो अपने मार्क्स भी कट करवा लेते हैं क्योंकि उन्होंने इसे याद नहीं रखा होता। राइट, सो यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर की बेसिक डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा था इस चैप्टर के लिए, एंड दैट वाज पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को हम कॉमनली एयर पोल्यूशन भी कहते हैं या पोल्यूशन ऑफ द एयर भी कहते हैं। राइट, सो उसको डिस्कस करते हैं now. Pollution in air is not written over here in a pretty good way, so I'm gonna ask you to write a few things on top of this. So if you have your book and a pencil ready, it would be easier for you to mention as I go through these parts. All right, Yes, sir. okay, now you might have written these equations in other parts of this book. हो सकता है कि आपने वो इक्वेशन चैप्टर 3 में या 4 में या 5 में या 7 में या 9 में लिखी हो, लेकिन in order to correlate that part over here, हो सकता है आपको वो इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़े। So as to make the whole connections and correlations easy, ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि आप इसे यहाँ पर भी नोट कर लें। ठीक है, even if you have the same equation somewhere else in the book, do note it down over here so that you would know कि अगर इस टॉपिक से आ रहा है तो आपको ये वाली इक्वेशन मेंशन करनी है। राइट, जी, सर. ओके, सो पोल्यूशन इन द एयर, हमारे पास बहुत सारी गैसेस एक्सीडेंटली डिलिबरेटली हम रिलीज कर रहे होते हैं क्योंकि हमने कॉमनली कम्बस्शन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया फॉर एनर्जी गेन, एंड विदाउट इट वी एक्चुअली aren't what we are right now, because without energy production you can't do most of the chores of your daily life. ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं बाय बर्निंग कोल और ऑयल। ज्यादातर फ्यूल्स जो होते हैं वो कंटामिनेटेड होते हैं विद सल्फर, और सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। नॉट जस्ट दैट, उस फ्यूल में नाइट्रोजन भी होती है जिसकी वजह से हमारे पास नॉक्स, नॉक्स एक बिगर ब्रॉडर टर्म है जो हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए यूज करेंगे, सिंस हमारे पास NO और NO2 दोनों एग्जिस्ट करती हैं। यही नहीं, आपके पास पेपर्स में सॉक्स का वर्ड भी आ सकता है क्योंकि हमारे पास जो होता है वो SO2 या हमारे पास
SO3 एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो नॉक्स और सॉक्स हम कॉमनली ऐसे सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं, और ये हम इसलिए कर रहे होते हैं कि देखें, अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी फॉसल फ्यूल की, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो फॉसल फ्यूल का हिस्सा होंगे ही होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन तो मस्ट है, बट ये चूंकि इसका थोड़ा बहुत कंटेमिनेटेड पार्ट होते हैं, तो ये वाले ऑक्साइड्स बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल, तो हम उन्हें इतना ज्यादा ग्रांट नहीं करते हैं एज अ पार्ट ऑफ पोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट, बट ऑल ऑफ दीज गैसेस आर डेफिनेटली पोल्यूटिंग गैसेस, इन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहेंगे। पोल्यूटेंट इज एनीथिंग जो अपनी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है, वेदर इन एनी स्पेसिफिक अमाउंट, चाहे वो स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल हो, चाहे वो लार्ज अमाउंट में हार्मफुल हो, एनीथिंग विच इज हार्मफुल वी कैन सेफली कॉल इट अ पोल्यूटेंट, ठीक है। एनवायरमेंट मीन्स के वो हार्मफुल हो सकता है एटमॉस्फेयर या एयर के पोर्शन के लिए, वो हमारी वाटर बॉडीज के लिए हार्मफुल हो सकता है, वो हमारी बायोलॉजिकल लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकता है, और वो जो हमारे के पास नॉन लिविंग फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हमारे पास स्टोन बिल्डिंग, स्टैचूज और इस तरह की चीजें भी आती है, उनके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। सो हमारे पास होता क्या है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। अब SO2 के लिए तो उसने इक्वेशन दे दिया, लेकिन बाकियों के लिए इक्वेशन नहीं लिखी हुई, सो आई यूजुअली आस्क माय स्टूडेंट्स to write the equations that you would know. ठीक है, so N2 plus O2 in the environment usually reacts to form NO, which further reacts with O2 and form NO2. This is the overall equation. Equation का जो part वो आपसे पूछता है उतना लिखें. Let's suppose वो formation of NO पूछता है, तो I hope you understand you need to write this much. और अगर आप वो आपसे फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछता है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू राइट दिस मच। अगर वो सारा शुरू से एंड तक पूछता है, राइट बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। Yes. These are two Okay. equations combined into one. I hope you can segregate them. Can you? Yes, sir. Good, good. So I'm going to move ahead and I'm going to go to the next part of ours, which was sulfur plus oxygen. It can give you sulfur dioxide, and sulfur dioxide with a little bit of more oxygen can be converted into sulfur trioxide. Okay? Yes, Until sir. they are gases, they cause pollution as a part of गैसेस, मतलब गैसेस भी कुछ एक स्पेसिफिक पोल्यूशन करती हैं, ठीक है। लेकिन उससे हटकर ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब ये गैसेस डिजॉल्व करती हैं रेन वाटर के अंदर और एसिड रेन प्रोड्यूस करती हैं। हाउ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। You can balance this equation yourselves. This equation is not balanced. In fact, let me balance it for you. This is 4, this is 4, this is 2. Now this whole equation is balanced. All right. So this is one of the acids. Sulfur dioxide or sulfur trioxide, when mixed in water, can simply produce sulfuric acid. Now you're familiar with both the acids. You already know that sulfuric acid and nitric acid are both strong acids. When they are mixed in water in little amounts, that rainwater would become acidic rain. Okay? जी सर. Now, a simple clarification. Let's suppose ये planet Earth है, ठीक है, और planet Earth के ऊपर ये उसका environment है, ठीक है। इस environment के ऊपर यहाँ पर clouds हैं। जब cloud से rain होगी तो of course ये gases उसके अंदर automatically dissolve होकर Earth पर आएंगी, which means we're not getting rain anymore, we're getting acid rain. Acid rain has a pH lower than 5. It can be 5, it can be 4.8, 4.5, 4, and these pH are actually really problem causing. Uske problems kya hai? That is very next topic of ours. There are a lot of effects that we can count, and only some of them are mentioned over here. Limestone buildings, which statues worn away हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइमस्टोन स्टैचूज हैं दुनिया में जिनकी अब शक्लें भी हम पहचानने के काबिल नहीं रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन। आहिस्ता आहिस्ता उनके फेसेस या उनकी बॉडीज डिफेस्ड हो गए हैं, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, लेक्स के अंदर जब एसिडिक वाटर आता है तो लेक्स एसिडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। मेटल आयंस फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम 3 आयंस जो कि लीच ऑफ हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं सॉइल से। अब एल्यूमिनियम आयंस बहुत ज्यादा हाईली चार्ज होते हैं, ये सॉइल के अंदर ना बहुत स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, और अच्छी बात है
जब तक ये सॉइल से बाइंड है ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। हमारे इस एसिडिफिकेशन सिस्टम उसे सॉइल से निकाल देता है, अनबाइंड कर देता है, हम कहते हैं कि लीच या वॉश हो गया आउट ऑफ द सॉइल। फिर वो क्या होता है कि वो गिल्स ऑफ फिश के अंदर डैमेज करते हैं। कैसे? उसको क्लॉग कर देते हैं। क्लॉग कहते हैं उस रास्ते को बंद कर देना गिल्स में, फिश के जो एयर से ऑक्सीजन निकाल रहा होता है। आप जानते हैं वी हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग पर्पसेस बट फिश हैज गिल्स, ठीक है। अब जब वो गिल्स क्लॉग होते हैं फिश स्टार्ट डाइंग, या क्लॉग नहीं भी होते, ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स फिश के जब यूज किए जाते हैं तो वो एल्यूमिनियम आयंस फिश से फिर आगे ट्रांसफर होते हैं। मतलब फिश मजीद एनिमल्स और भी खाते हैं, ह्यूमंस भी डायरेक्टली खाते हैं फिश, और वो एल्यूमिनियम आयंस आगे ट्रांसफर होते हैं, वो फिर लेटर ऑन हर किसी को प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम आयंस बॉडीज के लिए नहीं बने हुए, नीदर फॉर अस नॉट फॉर हर्बीवोर्स, सॉरी नॉट फॉर कार्निवोर्स नॉट फॉर फिश देमसेल्व्स। वो प्रॉब्लम है सबके लिए। न्यूट्रिएंट्स लीच आउट होते हैं सॉइल से, लीव से, ट्रीज डिप्राइव हो जाते हैं इन न्यूट्रिएंट से। एल्यूमिनियम आइंस जैसे क्ले से फ्री होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट जो होती है वो फॉरन ट्री रूट्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। जिन ट्री के रूट्स के पास एल्यूमिनियम आइंस होते हैं वो ट्रीज अनेबल होते हैं कि ड्रॉप करें इनफ वाटर थ्रू द डैमेज रूट्स, और वो ट्रीज स्लोली डेथ को पहुंच जाते हैं। यानी अच्छे भले दरख्त जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे, just because there are some aluminum ions because of the acidification of the soil or the water bodies around them. और इतने बड़े पैमाने पे आप एक करके दरख्तों को नहीं बचा सकते। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप सर्टेन स्टेप से ही रोक सकते हैं। यू कांट सेव एवरी स्पीसी एट वन पॉइंट, ठीक है। नीड टू सेव देम एज अ होल, यू नीड टू सेव द होल प्लैनेट एज अ होल, ठीक है। और वही काम Sir, करने की जरूरत है जी। can you explain the last point again, please? श्योर। न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो जाएंगे, यानी सॉइल से डिग्रेड हो जाएंगे। मैंने बताया ये सॉइल के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, लीच का मतलब होता है वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाना, और न्यूट्रिएंट्स का सॉइल से सेपरेट हो जाना। अब उन न्यूट्रिएंट्स में एल्यूमिनियम आयन जिन्हें हम प्रॉब्लमेटिक कह रहे थे फॉर एनिमल्स, वो उतने ही प्रॉब्लमेटिक हैं फॉर ट्रीज एज वेल। कैसे? एल्यूमिनियम आयंस यूजुअली एल्यूमिनियम सल्फेट, द फॉर्मूला फॉर व्हिच इज दिस, ठीक है, इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक प्लांट है, ठीक है, ये बुरी सी ड्राइंग में सजारों का प्लांट, ठीक है, ये उसकी रूट्स हैं लेट्स सपोज, और बुरी ड्राइंग, ठीक है। अच्छा, आपने सजारों के ड्राइंग स्किल्स पे हंसना नहीं है, सजारों के ड्राइंग स्किल्स बहुत बुरे हैं, ठीक। So just No, keep sir. understanding the stuff, ठीक है। So अगर इस इन रूट्स के पास एल्यूमिनियम सल्फेट होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? उससे ये प्रॉब्लम होगा कि एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है इन रूट्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब डैमेज करते हैं दे आर नॉट एबल टू पिक अप इनफ वाटर फॉर दिस प्लांट टू लिव। सो स्लोली व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ डैमेज रूट्स प्लांट, तो उतना वाटर नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, ठीक है, एंड स्लोली द प्लांट डाइज ऑफ थर्स्ट। देखिए सिर्फ इंसान डिहाइड्रेशन से नहीं मर सकते, प्लांट्स भी मर सकते हैं। आपने कभी सुना होगा कि जब हमारे पास हार्श समर्स आती है तो दुनिया के सर्टेन कंट्रीज जो इक्वेटर के पास हैं उसमें बाज लोग, बच्चे या बूढ़े जो होते हैं, वो ड्यू टू वेरी हार्श एक्सट्रीम हॉट वेदर उनकी डेथ भी हो जाती है। वो डिहाइड्रेट कर जाते हैं, समटाइम्स लॉस ऑफ वाटर हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो डिहाइड्रेट सिर्फ ह्यूमंस नहीं करते, डिहाइड्रेट एनिमल्स भी कर सकते हैं, डिहाइड्रेट प्लांट्स भी कर सकते हैं। ड्यू टू एल्यूमिनियम सल्फेट ये सारा कुछ होता है। इतनी डिटेल आप बेशक याद ना रखें, लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे ड्यू टू एल्यूमिनियम आयंस the plants have damaged roots and they may die. You can bind it up in just one small line. You don't need to exactly remember every piece of information. This is for understanding only. ठीक है? Okay, sir. So what you can do is that you can convert this big, long, difficult sentence into somewhat easier answer for you to be able to remember and write in exams, that nutrients come out of soil such as aluminum ions, which damages the tree roots and the plant dies. बेशक आप वाटर के बारे में लिखते हैं या नहीं लिखते ड्यू टू डैमेज रूट्स, इवन इफ यू डोंट टॉक अबाउट वाटर, अगर आप रूट्स के डैमेज के बारे में बता देते हैं, प्लांट की डेथ के बारे में बता देते हैं, एग्जामिनर वुड अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड नोज एंड नोज हाउ टू सम इट अप, ठीक है। इट्स एक्चुअली अ क्लेवर टेक्निक। ये ऐसे पॉइंट्स पर जिनमें एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है और आपके सिलेबस कंटेंट में वो एग्जैक्टली नहीं लिखी हुई, वर्क कर सकता है। लेकिन अगर हर हर पीस ऑफ डिटेल जो यहाँ दिया हुआ है वो सिलेबस कंटेंट में भी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता समटाइम्स,
उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सिलेबस कंटेंट के वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े होते, तो वहां पे आपने शॉर्टन अप नहीं करना, वहां पे लिखना है। ठीक, यहाँ पे आप Yes, शॉर्टन sir. अप कर सकते हैं। You get this leverage in chapter 1, but you may not be able to get this leverage throughout from chapter 2 to chapter 11. बहुत थोड़ी जगहों पे मिलेगा, और इन जगहों को ऑलरेडी मैडम ने इतना इस तरह से पढ़ाया आपके टीचर ने कि आपको आइडिया है। उन्होंने कहा खुद से पढ़ लो, एक दफा रीड आउट भी कर लोगे तो काफी है, ये पेपर में काम आता है। ये दिस ऑटोमेटिकली गिव्स यू द इंप्रेशन दैट दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज we think it might be compared to the topics. And at the same time, she told you that polymerization is very important. Do not leave it. Or the fuel parts or the discussion of different fractions in oil is very important. Do not leave it, because that comes in almost every single chemistry paper. She was right about it. She or he, whoever that is. I don't know why I keep saying she. Who are we talking about? She or he? Do you have a male She. teacher? Achha, she. That means I'm referring to her correctly. All right. So coming back to it, हमारे पास winds acid rain clouds को कैरी अवे करती है इंडस्ट्रियलाइज एरिया पे, जहां पे एक्चुअली ये पोल्यूशन कॉज हो रही होती है, लेकिन वो उस नहीं किसी और कंट्री पे जाके फॉल करता है, तो कसूर किसी और का होता है, भुगतता कोई और है। ठीक है। वन वे टू रेमेडी द effects, which is also written as a part of chapter number 5 and chapter number 9, ये एक्चुअली रेपिटेशन है इस पॉइंट की। तो ये बस आप इसी तरह से जहन में रखेंगे कि हम लाइम ऐड कर देते हैं लेक्स में। ठीक है। When I use the word lime, I'm actually referring to calcium oxide. अब लाइम क्या करता है कि वो एसिडिटी डिक्रीज कर देता है। हाउ? लेट्स डिस्कस इट। लाइम जो होगा वो आपके पास किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा। अच्छी बात ये है कि आपके पास उसे ये कन्वर्ट करेगा इनटू अ सॉल्ट। ठीक है। एंड वाटर। ठीक है, लेट्स बैलेंस द इक्वेशन। Let me get a glass of water. Good. So it produces a neutral salt. It's not acidic anymore. The acid has been consumed in order to convert it into a salt, which does not affect in the similar way. Okay? And of course, if I'm going to talk about this acid, I can write a similar equation about the other acid we were talking about previously. So this is CSO4, my bad, plus H2O. In chapter number 5, they do assume that you may be able to write any base or alkali with a reaction with acid. And remember, any base or alkali can react with acid to produce a salt and water. So this is the same thing. ठीक है? So ये एक solution है. The best solution, however, ये इतना अच्छा solution नहीं है, since ये बहुत ज्यादा salt की amount increase कर देगा in nearby water sources. Alright? तो ये इतना अच्छा solution नहीं है. The best solution is to prevent the acidic gases from being released in the first place. हमें चाहिए कि हम उन gases को release ही ना होने दें। ठीक है, बजाय के बाद में जाके सॉइल में हम करें, हम उन्हें रिलीज ही ना होने दें। उससे क्या कर सकते हैं? उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं स्क्रबर्स। नाउ व्हाट आर स्क्रबर्स? स्क्रबर्स आर मोर लाइक इंडस्ट्रियल शावर्स। घरों में शावर्स होते हैं, यू आर प्रीटी फेमिलियर विद दैट। स्क्रबर इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इन इंडस्ट्री। इस तरफ से हम सारी एसिड गैसेस ऐड करते हैं, एसिडिक गैसेस। ठीक है। और यहां पर हमारे पास शावर्स अटैच होते हैं, वाटर शावर्स। दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्क्रबर। ठीक है, यहाँ से वाटर शावर हो रहा है, और यहीं पर गैसेस जो होती हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो नाउ दे आर एसिड सोल्यूशन, नाउ दे आर नॉट जस्ट गैसेस। इन एसिड सोल्यूशन को हम रिएक्ट कर देंगे यहीं पर लाइम से, और उसे डायरेक्टली किसी नियर बाय सोर्स में, वाटर सोर्स में ले जाएंगे। इंस्टेड कि ये पूरा प्रोसेस एटमॉस्फेयर के अंदर और कहीं पे एसिड रेन फॉल करे, why can't we just add the salt and water to the nearby source? ठीक है? Make sense? Yes, sir. So scrubber is a pretty good solution. Scrubber से ये हुआ कि एसिड रेनिंग बंद हो गई। ठीक है, लेकिन स्टिल हमारे पास अभी भी उसकी वजह से सॉल्ट्स काफी ज्यादा हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ इट, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इसने, अच्छा यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली नई बुक में है, वो डिस्कस करता है अ पॉइंट व्हिच वी discussed by the name of flue gas desulfurizer. Right?
In fact, let me take you to that topic so that I can discuss the same point. आपको याद होगा, you told me that 5.4 is the topic which your teacher asked you not to study in detail because वो papers में कम आता है, ठीक है? And this was जी 5.4. ये जो soil pH और plant growth है, actually this is the same thing that is discussed over in chapter 1. वहां पर भी वो यही कह रहे हैं कि soil too acidic हो, आप lime use कर लें, lime calcium oxide होता है, this and that, all of that, ठीक है? So यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास एक फ्लू गैस डिसल्फ्राइजर एक चीज होती है जिसे हम यूजली पावर स्टेशन और फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, हम स्क्रबर भी इस्तेमाल करते हैं, वो गैसेस को इवन फैक्ट्री से रिलीज होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। या फ्लू गैस डिसल्फ्राइजर जो होता है वो इस पर्पस के लिए भी होता है कि समटाइम्स हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स के अंदर सल्फर होता है उन्हें हम मिनिमाइज कर सकें, उसके लिए हमारे पास और भी सोर्सेज हैं। यानी आपके पास अगर रॉ मटेरियल में सल्फर ही नहीं होगा तो इन द फर्स्ट प्लेस सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं बनाएगा और ये जो पूरी चेन बनी थी ऑफ ऑल द पोल्यूशन वो भी नहीं होगी। सो फ्लू गैस डिसल्फ्राइजर इज आल्सो one more thing which we can use as a part of solution, right? जी सर। Okay, good, good.